तो अब सवाल यह था कि भारत लौटने पर उनका स्वागत कैसे हुआ। क्या दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों से मिली डिग्रियां उनकी जाति की पहचान को मिटा पाई। उन्हें बड़ौदा रियासत में एक अहम पद मिला, महाराजा के सैन्य सचिव का। यह एक बहुत सम्मानित पद था। उन्हें लगा कि शायद अब सब कुछ बदल हो जाएगा, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। शायद अब लोग उनकी जाति को नहीं, उनकी काबिलियत को देखेंगे। लेकिन उनका यह भ्रम बहुत जल्द समाप्त हुआ। जो अपमान, जो तिरस्कार उन्हें बचपन में सहा था, वह और भी भयानक रूप में उनके सामने आकर उपस्थित हो गया। एक कुछ शिक्षित, विदेश से अध्ययन कर आए अधिकारी होने के बावजूद उन्हें बड़ौदा में रहने के लिए कोई घर देने को तैयार नहीं था। उनके अपने ही ऑफिस में चपरासी उन्हें फाइलें फेंक कर देते थे, इस भय से कि कहीं उन्हें छू न ले। उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था। यह उनके लिए एक असहनीय पीड़ा थी। वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि जिस ज्ञान को हासिल करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, वह ज्ञान भी समाज की इस घृणित मानसिकता को क्यों नहीं परिवर्तित कर पा रहा है। क्या उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। एक तरफ दुनिया के सबसे अच्छी डिग्रियां थी और दूसरी तरफ एक ऐसा समाज जो उन्हें इंसान समझने को भी तैयार नहीं था। इस कड़वे सच का सामना करने के बाद बाबा साहब ने क्या किया। क्या वह इस व्यवस्था के आगे झुक गए या उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया। इसका जवाब हमें उनके जीवन के अगले अध्याय में मिलेगा, जब वो अपमान की आग में तपकर एक नेता के रूप में उभरते हैं। अध्याय नंबर 3, स्वदेश वापसी और कड़वा सच। डिग्रियां तो थी पर सम्मान कहाँ था। जैसा कि हमने पिछले अध्याय के अंत में देखा था, बाबा साहेब अंबेडकर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से डिग्रियां लेकर भारत लौटे थे। उनकी आंखों में एक सपना था, एक उम्मीद थी कि अब शिक्षा उनकी जाति की जंजीरों को काट देगी। बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें अपने सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त किया था, जो एक बहुत अहम और जिम्मेदार पद था। किसी भी आम इंसान के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा होता था, लेकिन बाबा साहेब के लिए यह एक नए और ज्यादा दर्दनाक इम्तिहान की शुरुआत थी। उनको लगा था कि कोलंबिया और लंदन की हवाओं ने उनके व्यक्तित्व में जो आत्मविश्वास भरा है, उसे भारत में सम्मान मिलेगा, लेकिन वह गलत थे। जाति का राक्षस उनके स्वागत के लिए बड़ौदा में पहले से ही उपस्थित था। नौकरी तो मिल गई, लेकिन रहने के लिए सिर पर छत नहीं मिली। कोई भी हिंदू होटल या मकान मालिक उन्हें एक अछूत को कमरा देने के लिए तैयार नहीं था। मजबूर होकर उन्हें अपनी पहचान छिपानी आवश्यक हो गई। उन्होंने एक पारसी सराय में एक पारसी नाम बताकर कमरा लिया, लेकिन यह झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। कुछ ही दिनों में सराय के लोगों को उनकी असली जाति का पता चल गया और फिर एक दिन कुछ पारसी लोग लाठियां और हथियार लेकर उनके दरवाजे पर आ धमके। उन्होंने बाबा साहेब को गालियां दी, धमकाया और तुरंत सराय खाली करने को कहा, रूम खाली करने को कहा। सोचकर देखिए उस इंसान की मानसिक स्थिति का, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर को चाहता था, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा चुका था, आज उसे अपने ही देश में एक सम्मानित पद पर होते हुए भी रहने के लिए एक कमरे से निकाल दिया जाता है।
सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति की वजह से। उस दिन वह बड़ौदा के मार्गों पर अकेले और असहाय उपस्थित थे। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह एक पार्क में एक बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोए। बाबा साहेब एक पार्क में बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोए। यह आंसू सिर्फ उनकी बेबसी के नहीं थे, उस समय हजारों साल पुरानी सामाजिक व्यवस्था पर थे, जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी। उनके ऑफिस का हाल इससे भी बुरा था। वह इतने अहम अधिकारी थे, लेकिन उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी भी उनसे दूरी बनाकर रखते थे। चपरासी उन्हें फाइलें मेज पर फेंक कर देते थे, इस डर से कि कहीं छूने से अपवित्र ना हो जाए। ऑफिस में उन्हें कोई पानी तक नहीं पूछता था। जो अपमान उन्होंने बचपन में सहा था, वह अपमान अब और भी ज्यादा चुभ रहा था, क्योंकि अब वह एक असहाय बच्चे नहीं, बल्कि एक योग्य और काबिल अधिकारी ही थे। उन्होंने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से भी इस बारे में बात की, लेकिन महाराजा भी सामाजिक दबाव के आगे असहाय थे। कुछ ही हफ्तों में बाबा साहब को यह एहसास हो गया था कि वह यह काम नहीं कर पाएंगे। जिस नौकरी के लिए उन्होंने अपनी शिक्षा बीच में त्यागी थी, उसी नौकरी को उन्होंने इस असहनीय अपमान के कारण त्याग दिया। उन्होंने बड़ौदा त्याग दिया और मुंबई वापस आ गए। यह उनके जीवन का एक और चरण था। उन्होंने तय कर लिया था कि वह किसी के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, वह अपनी रास्ता खुद बनाएंगे। मुंबई आकर उन्होंने कुछ समय तक अलग अलग काम किए। उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में भी काम करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी जब लोगों की उनकी जाति का पता चला तो उनका काम ठप हो गया। उन्होंने एक कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में भी सिखाया। यहाँ छात्रों के बीच वह बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन दूसरे प्रोफेसरों का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। वह हर जगह उसी जातिगत भेदभाव की दीवार से टकरा रहे थे। इन अनुभवों ने उन्हें और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। उन्होंने समझ लिया था कि यह मुकाबला व्यक्तिगत नहीं है, यह पूरे समाज का मुकाबला है। यह सिर्फ उनकी अपनी पीड़ा नहीं है, यह करोड़ों दलितों और शोषितों की पीड़ा है, जिनकी कोई आवाज नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि अब अपनी पूरी अधूरी शिक्षा पूरी करेंगे और फिर अपना पूरा जीवन करोड़ों बेजुबानों की आवाज बनने में लगा देंगे। अपनी पत्नी रमाबाई की मदद और अपनी कुछ बचत के सहारे वह 1920 में एक बार फिर लंदन पहुंचे। इस बार उनकी लगन और भी ज्यादा थी। उन्होंने दिन रात एक एक करके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी शिक्षा पूरी की और 1923 में उन्हें द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नामक शोध के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की प्रतिष्ठित उपाधि मिली। इस दौरान उन्होंने जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी में भी कुछ समय के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और अंततः उन्होंने ग्रेजिन से अपनी कानून की शिक्षा पूरी की और बैरिस्टर एटलो की उपाधि प्राप्त की। अब वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैरिस्टर एटला थे। उनके नाम के आगे दुनिया का सबसे प्रमुख डिग्रियां थी। वह ज्ञान की उस शिखर पर पहुंच चुके थे जहां पहुंचना किसी के लिए भी एक सपना होता है। लेकिन अब सवाल यह था कि वह ज्ञान का उपयोग कैसे करेंगे। क्या वह एक सफल वकील बनकर आराम की जिंदगी जिएंगे, या फिर उस वादे को पूरा करेंगे जो उन्होंने खुद से किया था। उस अपमान के घूंट ने उनके अंदर जो आग जलाई थी, क्या वह अब एक ज्वालामुखी बनकर फटेगी।
लंदन से एक बैरिस्टर बनकर लौटने के बाद बाबा साहेब ने अपने मुकाबले का आगाज किया। कैसे किया? उन्होंने सबसे पहले कदम कौन सा उठाया जिसने दलित चेतना के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जब वह एक पत्रकार और एक जन आंदोलनकारी के रूप में अपना पहल अहम कदम उठाते हैं। अध्याय नंबर 4। मूक नायक की बुलंद आवाज जब पानी पर हक की मुहिम ने पूरे देश को हिला दिया। डिग्रियों और ज्ञान की लैस होकर जब डॉक्टर अंबेडकर भारत लौटे तो वह पुराने भीमराव नहीं थे। अपमान की आग ने उन्हें कुंदन बना दिया। उन्होंने देख लिया था कि सिर्फ व्यक्तिगत सफलता से कुछ नहीं होगा, मुकाबला पूरे समाज का है और इसे समाज के बीच में रहकर ही करना होगा। उन्होंने अपनी वकालत शुरू की, लेकिन उनका असली लक्ष्य कुछ और था। वह जानते थे कि सदियों से दबे कुचले और शोषित समाज को अगर जगाना है तो सबसे पहले उन्हें उनकी अपनी आवाज़ देनी होगी। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि वह भी इंसान है और उनके भी अधिकार हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी सार्वजनिक जीवन आगाज किया और उनका पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार बना पत्रकारिता। उन्होंने 1920 में ही, जब वह अपनी शिक्षा के लिए लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे, कोल्हापुर के महाराजा साहू महाराज की मदद से मूक नायक नाम को एक पाक्षिक अखबार शुरू की। इसका नाम ही उसकी कहानी कहता है। मूक नायक यानी गूंगों का नेता। यह उन करोड़ों लोगों का अखबार था जिनकी आवाज सदियों से दबा दी गई थी। इस अखबार के जरिए बाबा साहब ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों, सामाजिक कुरीतियों और उनके अधिकारों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। उनकी भाषा सीधी, सरल और असरदार थी। वह तर्क और तथ्यों के साथ अपनी बात रखते थे। उन्होंने लोगों को समझाया कि उनकी इस दयनीय स्थिति के कारण उनके कर्म नहीं, बल्कि यह अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। मूक नायक ने दलित समाज में एक नई चेतना की लहर पैदा कर दी। लोग पहली बार अपने दुखों और अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई है जो उनकी बात कर रहा है, जो उनके लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि आर्थिक तंगी के कारण मूक नायक कुछ समय बाद बंद हो गया, लेकिन इसने वह चिंगारी जला दी थी जिसे अब बुझाया नहीं जा सकता था। इस प्रकार बाबा साहब ने अनेक करोड़ कष्ट किए, अनेक प्रयत्न किए, आगे चलकर भारत देश का संविधान भी लिखे और एक दलित उद्धारक एवं महिला उद्धारक के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाबा साहब का एहसान भारत पर सदा रहेगा। जय भीम, जय भारत।